वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रही हैं। फिर भी जो पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलती रहे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैंने फ़िज़िकल के बारे में तो बता दिया कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम कैसे होगा, कितना महंगा जाती है रेस वगैरह, ठीक है, और पूरा प्रोसीजर भी समझा दिया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वाला बचा हुआ है, तो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम क्लियर करने वाले हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और किन शर्तों में, मतलब किन कंडीशंस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ेल कर दिया जाएगा या फिर आपका रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ेल कर देना और एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजर्वेशन ना देके जनरल कैटेगरी में डाल देना। तो दो तरीके का होता है, ठीक है, मतलब होता है एक ही दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको आराम से सुनना होगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो आप वीडियो स्किप कर दें और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो छूट जाए। ठीक है, तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, और ऐसा था कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, उन्होंने कर दिया है तो वो तो बाहर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कब का होना चाहिए। ठीक है, तो पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, मतलब कि DVPST होता है वो, ठीक है, DVPST मैंने पहले भी समझा रखा है, मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पहले आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको PST के लिए भेजा जाएगा। PST मतलब आपकी हाइट नापी जाएगी, आपका चेस्ट नापा जाएगा, आपका वेट नापा जाएगा कि आप जो इतनी भी हाइट और चेस्ट मांगा गया उतना है। ठीक है, तो फिर आप उसके बाद एक दो दिन बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, अगर आप ये दोनों पास कर जाते हैं। ठीक ठीक है, अगर मान लीजिए DVPST में आप पास नहीं कर पाते हैं, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, होना चाहिए, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है ओरिजिनल, ठीक है, तो आपको वहाँ पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। और अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर गए, PST में आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर कम रह गई, तब भी आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो PST में तो देखिए कुछ भी नहीं है, हाइट वगैरह नापी जाएगी, चेस्ट वगैरह और वेट वगैरह। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका जितना शरीर है उतना ही रहेगा, हाइट बढ़ेगी नहीं अब टेंशन करने से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होगा। 10th तो आप पास होंगे, ठीक है, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, यह आपको आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अभी मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा आपको। और आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन का मतलब आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपने फॉर्म भरा था आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। फॉर्म में कंडीशन थी कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है वही लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जिनकी उम्र 21 साल हो चुकी है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो 21 साल से पहले जिन्होंने भर दिया होगा उनको फ़ेल कर दिया जाएगा। कुछ बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्होंने भर दिया होगा, उनको फ़ेल कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, और एक बात और होती है, मान लीजिए आप पास हैं, ग्रेजुएशन है आपका, ठीक है, 10th 12th तो आपका हो गया। अब ग्रेजुएशन की एक और कंडीशन होती है कि आप मान लीजिए ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है, कंडीशन वहाँ पर लिखी हुई है कि जो भी ये अहर्ताएँ हैं वो किस तारीख को पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट आया है तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि भारत में, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, मतलब स्नातक स्तर के पास आपके पास होना चाहिए, जिसको ग्रेजुएशन बोला जाता है। ठीक है, जो पूरा कर चुके हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अपियरिंग छात्र अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ठीक है, जो मतलब
लास्ट एग्ज़ाम में मतलब दे रहे होंगे कि उनका आखिरी सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, आखिरी साल का है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, ठीक है, किसी यूट्यूब चैनल के बहकाव में आकर, तो वो पात्र नहीं होंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप पास हुए होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन के आपकी डिग्री होनी चाहिए, और जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ना, डिग्री हो या सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, वो फॉर्म भरने से डेट की पहले का होना चाहिए। अगर फॉर्म भरने के बाद आपके डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है तो उसमें आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी देखिए क्या होता है कि जो भी मतलब निर्धारित है वो 1/7/2021 से निर्धारित है। आपकी उम्र 1/7/21 से नापी जाएगी और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी 1/7/21 से नापी जाएगी, मतलब 1 जुलाई 2021। तो अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर आपकी डिग्री 1/7/2021 के बाद आई है तो आपको वहाँ पर पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि आपकी डिग्री, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। ठीक है, लास्ट मतलब जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आप पास कर चुके हैं इस तारीख को, उसमें डेट मेंशन होती है, तो वो डेट 1 जुलाई 2021 से पहले की होनी चाहिए। अगर उसके बाद की है तो आपको वहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में बहुत सारे बच्चे इस वजह से बाहर हो चुके हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो पास हो चुके हैं 1/7/2021 से पहले वही यहाँ पर पास होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर आप पास हो गए हैं 1/7/2021 से पहले लेकिन आपका सर्टिफिकेट आता है 1/7/2021 के बाद, तब भी आपको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/7/2021 से पहले का होना चाहिए और आप 21 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है, 21 साल से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का मैंने आपको पूरी कंडीशन बता दी। ठीक है, एज की मैंने पूरी कंडीशन बता दी। अब बाकी रह जाता है आपका, देखिए जो आधार कार्ड वगैरह होता है वो तो सबके पास होता है, ये फ़ोटो वगैरह होता है वो सबके पास होता है। ठीक है, ये होता है आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होता है कि मान लीजिए आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया और ग्रेजुएशन का हो गया। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक चीज़ नहीं है शर्त के मुताबिक, ठीक है, 10th तो आपका कभी भी हो, 12th कभी भी हो, चल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन अगर आपका 1/7/2021 से बाद का है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, उम्र भी इसी हिसाब से नापी जाती है। अगर आप उस समय कर रहे थे, देखिए अगर 1/7/2021 के आपका बाद का है तो माना जाता है कि आप तब अपीयर हो रहे थे, और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि अपीयर वाला नहीं चलेगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है। ठीक है, तो अगर इसमें से 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में से आपका पास कुछ नहीं है तो आपको वहाँ पर फेल कर दिया जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बिना कोई चांस दिए। अब क्या होता है, देखिए जिसके पास एनसीसी वगैरह है तो उनको फेल तो नहीं किया जाएगा जिनके पास नहीं है, लेकिन अगर जिनके पास है तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, बस वो ज़रूरी नहीं था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था पहले भी। अब बात कर लेते हैं, अब दो चीज़ें बचती हैं। पहला हो जाता है निवास प्रमाण पत्र और दूसरा हो जाता है जाति प्रमाण पत्र। अब अगर ये निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है तो उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं है, फिर भी आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने शैक्षिक अर्हताएँ पूरी कर रखी हैं, 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और जो निवास है वो आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप तो जनरल में हैं, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि हम यूपी के डोमिसाइल हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी जिन्होंने लगा दी अच्छी बात है। तो अब जाति प्रमाण पत्र में देखिए अब बात आ जाती है ईडब्ल्यूएस, मतलब ईडब्ल्यूएस वालों को प्रूफ दिखाना होता है कि हम ईडब्ल्यूएस से हैं, हमको रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, इनके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो मतलब है आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है, जिस डेट का इन्होंने बोला है, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कब का मांगा गया था। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरी आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि मतलब अनुसूचित जाति है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी,
उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए इनके द्वारा साइन किया हुआ या बनाया हुआ, ठीक है। और इसी तरह से अनुसूचित जनजाति को 5 साल की आयु में छूट मिल जाएगी अगर उनके पास जाति प्रमाण पत्र है इनके द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल के यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है, अगर इनके पास ये इनके द्वारा बनाया गया जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं EWS मतलब उनको छूट नहीं मिलेगी, एज में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो स्वयं का घोषणा पत्र और ये संपत्ति वाला प्रमाण पत्र दे देते हैं EWS का, इनके द्वारा तहसीलदार या मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया हुआ, तो उनको अंकों में थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है, टिप्पणी में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या, ये शासनादेश संख्या लिखी हुई है, TC यहाँ पर लिखी हुई है, दिनांक 17 दिसंबर 2014, ये डेट ध्यान से सुनिएगा, में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 1, ठीक है। मतलब आपको अगर अन्य पिछड़ा वर्ग में रिजर्वेशन लेना है तो आपका 17 दिसंबर 2014 को जो फॉर्मेट लागू किया गया था उस फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। डेट अभी नीचे मेंशन की हुई है, चलिए मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस भर्ती के लिए प्रारूप 1 पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारूप 1 कब आया था, 17 दिसंबर 2014, ठीक है। तो उससे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि नया ही बनता है पिछड़ा वर्ग में, तो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 के दिन बन गया हो या फिर उसके बाद का हो, परंतु आपने जिस दिन आवेदन किया था उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने आवेदन करने के बाद में बनवाया है जाति प्रमाण पत्र तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं EWS का, EWS का यहाँ पर लिखा हुआ है, OBC का देख लिया, अब EWS का देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी एवं स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, देखिए आपको पता होता है कि एक डिक्लेरेशन देना होता है, ठीक है। तो एक प्रारूप 5 पर है, स्वयं घोषणा पत्र तो प्रारूप 5 पर है, ठीक है। और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित वो प्रारूप 6 पर है। तो प्रारूप का तो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि देखिए नया ही बनता है आपका, तो OBC और EWS में प्रारूप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब नया बनता है तो नए प्रारूप पे ही बनाया जाएगा, क्योंकि प्रारूप का मतलब फॉर्मेट, आप अब लेटेस्ट बनवा रहे हैं तो नए फॉर्मेट पे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ दिनांक 1 अप्रैल 2020, या तो 1 अप्रैल 2020 के दिन बन गया हो या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। इसमें भी वही बात है कि आपका 1 अप्रैल ये 2020 के दिन बन गया हो या फिर उसके बाद का, लेकिन जिस दिन आपने आवेदन किया है उससे पहले का होना चाहिए। अगर इनके दोनों के बीच का नहीं है तो आपको EWS में काउंट नहीं किया जाएगा, आपको उठा के जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आगे ही बताऊंगा अगर आपका देखिए जनरल कैटेगरी में डालने से क्या होता है, OBC EWS SC ST सबके बारे में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए OBC की मैंने बता दी, आवेदन से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 के बाद होना चाहिए। EWS का भी बता दिया 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है, आवेदन से पहले का। अब SC और ST की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 2 पर होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारूप 2 पर होना चाहिए, ठीक है। प्रारूप 2 हम लोग देख लेते हैं क्या ऊपर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टिप्पणी में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था, तो प्रारूप 1 और प्रारूप 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आपको पहले मैंने बता दिया SC और ST का प्रारूप 1 और प्रारूप 2 पे चाहिए, ठीक है।
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 2, ठीक है, मतलब कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रारूप 2 पर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 लिखा हुआ था, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से आप सुनिए, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 2, ठीक है, तथा शासनादेश संख्या, ये देखिए शासनादेश संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, दिनांक 21 अप्रैल 2015 में निर्धारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि 21 अप्रैल 2015 के बाद का होना चाहिए। 21 अप्रैल 2015 के बाद का किसका होना चाहिए? स्वतंत्रता सेनानी, और प्रारूप 3 पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने उल्टा लिख दिया है बिना कॉमा वगैरह लगाए हुए, तो इससे थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा है ना। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 2, ठीक है। अब ये इसके बाद ये आ जा रहा है स्वतंत्रता सेनानी का आ जा रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी 21 अप्रैल 2015, इसको छोड़ देते हैं। एससी और एसटी की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से अगर पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हमको। 17 दिसंबर 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप 2, प्रारूप 1 और अनुसूचित जाति के लिए प्रारूप 2, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 17 दिसंबर 2014 से जो प्रारूप लागू किया गया था, 17 दिसंबर 2014 से जो प्रारूप लागू किया गया था, उस प्रारूप में प्रारूप 1 में तो होना चाहिए ओबीसी का, पिछड़ी जाति का, और प्रारूप 2 पर होना चाहिए एससी और एसटी का। तो मतलब है अगर आपके पास 17 दिसंबर 2014 के बाद का आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको लाभ मिलेगा कास्ट का, वरना आपको उठाकर जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप्पणी में साफ साफ लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 दिसंबर 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 2, उत्तर प्रदेश की जाति तथा अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 2, ठीक है। प्रारूप 2 फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है कि प्रारूप 2 कब का है, कैसे है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो क्लियर है 1/2020 से, ठीक है। अब यहाँ पर प्रारूप 1 है, तो देख लीजिए प्रारूप 1 अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति के लिए था, तो 17 दिसंबर 2014 से बना है। तो अगर 17 दिसंबर 14 के बाद का आपका है तो आप सेफ़ हैं, वरना आप डाल दिए जाएंगे जनरल में। और वैसे भी इनका तो 2020 से मांगा गया था, तो सबने 2020 बनवा लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रारूप 2 बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों की। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र 17 दिसंबर 2014 के आपके बाद का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लिखा है साफ साफ, ठीक है। 17 दिसंबर 2014 के में जो प्रारूप हुआ उस पर होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर डेट नहीं लिखी थी कि कब का होना चाहिए आपका। अगर 17 दिसंबर 2014 के बाद का है तो आप सेफ़ हैं, अगर पहले का है तो आपको जनरल में डाला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और निवास प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र के बारे में ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप मान कर चलें, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि निवास प्रमाण पत्र का कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप देखिए एससी और एसटी का अगर जाति प्रमाण पत्र 2014 17 दिसंबर 2014 के निर्धारित पर प्रारूप पर लिया जा रहा है, पिछड़े वर्ग का भी उसी प्रारूप पर होना चाहिए, लेकिन इनकी डेट फिक्स कर दी है। अनुसूचित जाति और जनजाति का भी इस प्रारूप पर होना चाहिए, इनकी डेट फिक्स नहीं है। तो मतलब है कि 17 दिसंबर 2014 के बाद का आपका बना हुआ हो सकता है, बस आवेदन से पहले का होना चाहिए, 17 दिसंबर 2014 के बाद का होना चाहिए, इस पीरियड का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाएंगे तो आपका निवास भी इसी प्रारूप पर होना चाहिए जो 17 दिसंबर 2014 से लागू किया गया है, ठीक है। अगर पहले का है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। निवास का यहाँ पर लिखा नहीं है, तो निवास के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है। ओबीसी का मैंने पहले ही आपको बता दिया किस प्रारूप पर चाहिए, 1 अप्रैल 2020 से बाद का होना चाहिए, ठीक है। कौन से प्रारूप पर होना चाहिए, जो 17 दिसंबर 2014 को लागू हुआ था। ईडब्ल्यूएस का भी यही है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 17 दिसंबर 2014 से बाद का होना चाहिए और आवेदन तिथि से पहले का होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि अगर जिनका 17 दिसंबर 2014 से पहले का होगा उनका दूसरे प्रारूप पर होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रारूप 2 पर, जो कि कब लागू हुआ है 17 दिसंबर 2014 को। तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। रिक्वेस्ट वहाँ कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब कंडीशन रखी इसलिए जाती है ताकि कंपटीशन कम हो सके। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।